हेलो एवरीवन। तो प्रैक्टिस शीट में किसी को कोई डाउट्स वगैरह है, कुछ लोगों का डाउट्स है तो वो मैं डिस्कशन कर देता हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर सुब्रजीत का क्वेश्चन नंबर 20 प्रैक्टिस शीट में देखो, और किसी का डाउट हो तो लिखते जाओ। क्वेश्चन नंबर 20 में देखो, क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 में आपके पास कि इसने हमें साइन थीटा प्लस अल्फा की वैल्यू दी हुई है ए, और साइन थीटा प्लस बीटा की वैल्यू बी दी हुई है, और हमें प्रूव करना है कॉस 2 टाइम्स अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 4ab इंटू कॉस अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू दिस। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हिंट में आपको एक चीज दिया हुआ है, ये मेथड आप थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, तो ये मेथड हमको इंटीग्रेशन में काम आएगा। ठीक है, तो इंटीग्रेशन में जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पे मैं फिर से आपको ये चीज रिवाइज कराऊंगा। ठीक है, लेकिन ये मेथड ध्यान रखना कि आप देखो हमारे पास यहाँ पे अल्फा माइनस बीटा क्या है, जो हमें आंसर निकालना है वो सिर्फ देखो अल्फा बीटा के टर्म्स में है ना, और थीटा को इसने क्या किया है, एलिमिनेट कर दिया है कि नहीं। तो देखो कॉस अल्फा माइनस बीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, इसने क्या किया, कॉस अल्फा माइनस बीटा को क्या लिखा जा सकता है, देखो यहां पे तो हमें दिया हुआ क्या है, साइन थीटा प्लस अल्फा, साइन थीटा प्लस अल्फा इक्वल टू बी ए, साइन थीटा प्लस बीटा इक्वल टू थीटा प्लस बीटा इक्वल टू बी। ठीक है, और जो हमें प्रूफ करना है वो है कॉस 2 टाइम्स, देखो कॉस 2 टाइम्स अल्फा माइनस बीटा है ना, माइनस 4 टाइम्स 4ab इंटू कॉस अल्फा माइनस बीटा, और ये हमें राइट हैंड साइड में है 1 माइनस ट्वाइस ए बी माइनस ट्वाइस ए स्क्वायर। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड को देखो, मैं लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करूंगा। लेफ्ट हैंड साइड में हमें क्या क्या चीजें चाहिए, देखो ए बी तो हमें कोई दिक्कत नहीं, ए बी के टर्म्स में आंसर हमें दिया ही हुआ है, तो ए बी से तो कोई प्रॉब्लम किससे है, कॉस अल्फा माइनस बीटा के टर्म से है ना। और यहाँ पे देखो कॉस अल्फा माइनस बीटा है, और यहाँ पे कॉस ट्वाइस अल्फा है। तो पहली चीज तो हमें ये सोचना कि क्या हम कॉस अल्फा माइनस बीटा निकाल सकते हैं कि नहीं। ठीक है, और देखो हिंट में उसने क्या दिया है कि आप अगर कॉस अल्फा माइनस बीटा निकालने का ट्राई करो तो अल्फा माइनस बीटा को आप ये भी लिख सकते हो। ठीक है, देखो आंसर में क्वेश्चन में दिया हुआ है थीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा प्लस थीटा और थीटा प्लस बीटा, देखो लिख सकते हैं क्या। और इस एंगल को अगर मैं a मान लूं, इस एंगल को b मान लूं, तो ये क्या बन गया आपका cos a माइनस बी, और cos a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, cos थीटा प्लस अल्फा इंटू कॉस थीटा प्लस बीटा है ना, माइनस साइन थीटा प्लस अल्फा इंटू साइन थीटा प्लस बीटा। क्लियर है, और देखो साइन थीटा प्लस अल्फा और साइन थीटा प्लस बीटा की वैल्यू हमें ए और बी दिया हुआ है, तो इसके जगह पे तो मैं ए और बी लिख सकता हूं। कॉस थीटा प्लस अल्फा की वैल्यू क्या लिखोगे, और कॉस थीटा प्लस बीटा की वैल्यू क्या लिखोगे, है ना। तो इन दोनों को ध्यान से देखो, यहां पे हमें साइन थीटा प्लस अल्फा दिया हुआ है। आपको याद है कि अगर हमें एक एंगल दिया रहता है तो हम दूसरा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन निकाल सकते हैं कि नहीं, है ना। तो आपको ये ट्रायंगल याद होगा, अगर मैं इस ट्रायंगल को थीटा प्लस अल्फा मान लूं तो ये हाइट a हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, तो बेस कितना हो जाएगा 1 माइनस ए स्क्वायर रूट ओवर। समझ में आया क्या, क्लियर है। सॉरी यहाँ पे प्लस होगा, हाँ अब्दुल बशीर सही है। ठीक है, तो देखो इस वाले से मैंने एक ट्रायंगल फॉर्म किया, और इस ट्रायंगल से आप यहां से कॉस थीटा प्लस अल्फा हम निकाल सकते हैं, और कॉस थीटा प्लस अल्फा की वैल्यू कितनी होगी 1 माइनस ए स्क्वायर। समझ में आ रहा है ना। उसी तरीके से आप साइन थीटा प्लस बीटा का ट्रायंगल क्रिएट करोगे, और थीटा प्लस बीटा की वैल्यू आप क्या लिखोगे रूट माइनस 1 माइनस बी स्क्वायर, है ना। सेम उसी तरीके से, समझ में आया सुब्रजीत। और देखो दोनों वैल्यू हमें पता है, तो यहां पे इसको पुट कर दो, ये कितना हो गया 1 माइनस ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस बी स्क्वायर, है ना। तो देखो कॉस अल्फा माइनस बीटा हमारे पास आ गया। अब सॉल्व कर पाओगे,
तो देखो कॉस अल्फा माइनस बीटा हमारे पास आ गया। अब यहाँ पे ट्वाइस एंगल है, डबल एंगल है, तो डबल एंगल को सिंगल एंगल में कन्वर्ट करना आता है आपको, है ना। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? कॉस वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, साइन वाला क्यों नहीं यूज करेंगे? क्योंकि हमें कॉस अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू पता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा माइनस 1 माइनस 4ab cos अल्फा माइनस बीटा, ठीक है। ये देखो लेफ्ट हैंड साइड है, सारी वैल्यू पता है, यहां पे पुट करो, थोड़ा सा कैलकुलेशन होगा, राइट हैंड साइड आपका प्रूफ हो जाएगा। कर लोगे? कर पाओगे अब सुप्रजीत? ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। क्वेश्चन नंबर 23 देखो, क्वेश्चन नंबर 23 सेम उसी टाइप का है। यहां पे देखो आपको हिंट भी दे रखा है इसने। तो हमें दिया हुआ क्या है? a टाइम्स कॉस 2 थीटा प्लस b इंटू साइन 2 थीटा इक्वल टू c हमें दिया हुआ है, ठीक है। और हमें इसका बोल रहा है कि अल्फा बीटा इसका क्या है? एक रूट है ना। इसका क्या है? इस इक्वेशन का अल्फा बीटा आर रूट, तो अल्फा एंड बीटा आर रूट्स, ठीक है। देखो हमने आपको क्लास में बताया भी था कि cos थीटा का एक cos 2 थीटा का एक और फॉर्मूला होता है ना, tan के टर्म में, है ना। तो cos 2 थीटा को आप क्या लिख सकते हो? 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इसको प्रूव कर सकते हो, ठीक है। क्लास में मैंने जब डबल एंगल का फॉर्मूला लिखवाया था आपको, तो वहां पे आपको इस तरीके से 2 फॉर्मूले और लिखवाए थे tan के टर्म में, और बोला था कि ये फॉर्मूला यूज होगा, ठीक है। और ये वाला फॉर्मूला हम लोग जब हम लोग इंटीग्रेशन पढ़ेंगे तो इस टाइप के इस वाले फॉर्मूले को हम बहुत ज्यादा यूज करेंगे वहां पे, ठीक है। तो वहां पे मैं फिर से आपको ये चीज बताऊंगा। अब देखो cos 2 थीटा की जगह पे ये पुट कर सकते हो, तो ये क्या हो जाएगा? 1 माइनस, है ना, tan स्क्वायर थीटा वगैरह पुट कर लेना आप, देखो। और इसी में अगर मैं यहाँ पे अगर मैं tan थीटा को t ले लेता हूं, ठीक है। देखो tan थीटा को अगर मैं t सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, तो यहाँ पे देखो आपका इक्वेशन cos थीटा की जगह पे क्या आ जाएगा, क्योंकि मैं बार बार वो नहीं लिखना चाह रहा हूं, तो इसलिए मैं इसको t में लेके जा रहा हूं। तो देखो 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस 2, है ना, b t डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर इक्वल टू c। देखो आपका t में क्वाड्रेटिक बन रहा है, t में क्वाड्रेटिक बन रहा है, दिख रहा है क्या? है ना। इसको एलसीएम ले लो, 1 माइनस टी स्क्वायर प्लस ट्वाइस बी टी इक्वल टू सी इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है। टी स्क्वायर को कलेक्ट कर लो, देखो कितना होगा? ये a माइनस ए टी स्क्वायर प्लस ट्वाइस बी टी इक्वल टू सी प्लस सी टी स्क्वायर, ठीक है। देखो इसको मैं इस तरफ लेके जा रहा हूं, तो ये क्या हो जाएगा? a प्लस सी इंटू टी स्क्वायर, ठीक है। a प्लस बी इंटू सी स्क्वायर, इस t वाले टर्म को उस तरफ लेके गए तो माइनस 2bt, और इस a को उस तरफ लेके गए तो प्लस c माइनस a इक्वल टू 0, ये आ गया। अब t की जगह पर मैं tan थीटा पुट कर देता हूं, तो a प्लस b a प्लस c tan स्क्वायर थीटा माइनस 2b tan थीटा प्लस c माइनस a इक्वल टू 0। यहां तक समझ में आया क्या मैंने क्या किया? ठीक है। मैंने थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए क्या किया, उसको ये चीज मैंने लिख दिया। अब देखो इस इक्वेशन का रूट्स क्या है हमारे पास? इस इक्वेशन का रूट जो है वो अल्फा और बीटा है ना। देखो इस इक्वेशन का रूट अल्फा और बीटा था, और ये हमारा इक्वेशन किसके टर्म में है? tan के टर्म में है कि नहीं? tan में क्वाड्रेटिक बन रहा है, इसका मतलब इस इक्वेशन का रूट क्या हो जाएगा आपका? tan अल्फा और tan बीटा। ये समझ में आया क्या? इस वाले इक्वेशन का रूट अल्फा बीटा के टर्म में है, तो हमने tan में क्वाड्रेटिक बनाया, तो इसका थीटा के जगह पे बस हमें क्या चेंज करना पड़ेगा? अल्फा और बीटा, है कि नहीं? ये जो अल्फा और बीटा ये किसकी वैल्यू है? थीटा की ही वैल्यू है, 2 थीटा इसका रूट है। तो यहाँ पे मैंने tan स्क्वायर थीटा में क्वाड्रेटिक बनाया, तो tan अल्फा और tan बीटा इसका क्या हो जाएगा? रूट हो जाएगा, ठीक है। और देखो हमें क्या निकालने के लिए बोला है? tan अल्फा प्लस tan बीटा, सम ऑफ रूट क्या होता है? याद है आपको, 10th में आपने पढ़ा था, क्वाड्रेटिक में भी आपने लिखा था। तो देखो इसका रूट अगर अल्फा बीटा है तो सम ऑफ रूट क्या होता है? माइनस बी बाई ट्वाइस ए, याद है? तो ये डायरेक्टली आप क्या लिख पाओगे? 2b बाई ए प्लस सी। तो देखो मैंने डायरेक्टली इसको प्रूव कर दिया। यहां पे मैंने क्या यूज किया? सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला, ठीक है। जिसको सम ऑफ रूट्स याद है अच्छी बात है, नहीं याद है तो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर वही करने वाले हैं, तो वहां पे मैं फिर से आपको क्वाड्रेटिक अच्छे से बता दूंगा, ठीक है। क्लियर है?
हो जाएगा सुप्रजीत, समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 देखो, 29 तो क्लास में करवाया था। फाइंड दी जनरल सॉल्यूशन, क्लास में करवाया नहीं है। √3 - 1 इंटू कॉस थीटा प्लस √3 + 1 इंटू साइन थीटा, ये तो क्लास में करवाया था ना। इक्वल टू, यानी तो आज ऐसे टाइप का क्वेश्चन में फिर से लूंगा ही। याद है आपको ये वाला क्वेश्चन करवाया था, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 1 था, है ना। तो इस वाले इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया था, √a² + b² से डिवाइड किया था, याद है कि नहीं। √a² + b² से डिवाइड किया था। तो यहां पे भी हमें किससे डिवाइड करना पड़ेगा, this² + this², ठीक है। तो ये वाला पार्ट में अभी आपको, इस सेम क्वेश्चन को मैं अभी आगे आपको, जो हमारा नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन बाकी है उसमें मैं इस क्वेश्चन को लेकर सॉल्व करके आपको दिखा दूंगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हम लोग अभी लेक्चर में ही कर लेंगे। बाकी सारा क्वेश्चन आप लोगों से हो गया है, ठीक है। बाकी सारा पार्ट आप लोगों से हो गया है ना। तो अप टू 29 सबका कंप्लीट है, अप टू 29 तक सबका कंप्लीट है, ठीक है। 29 वाला मैं अभी आपको सॉल्व करके बता दूंगा, बाकी सारा पार्ट सबका क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में आपको देखो 29 तक आपका कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में आपको 25 क्वेश्चन ऐड कर लो, क्योंकि सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग 52 तक करेंगे, ठीक है। 20 क्वेश्चन, 22 क्वेश्चन और है। इजी क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन है, तो आप जल्दी कर पाओगे, ठीक है। इसमें ज्यादा कैलकुलेशन नहीं होगा आपको। तो अप टू 52 तक नेक्स्ट क्लास में इसका कंप्लीट कर लेना, ठीक है। 20 क्वेश्चन है, तो वो क्वेश्चन आप ट्राई करना, ठीक है। तो हम लोग आगे कुछ पार्ट है जो हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं, फिर हम लोग देखते हैं आगे, ठीक है। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के कुछ टाइप्स बताए थे कि किस किस टाइप्स के क्वेश्चन आपका आ सकता है ना। जो हमने ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन सॉल्व कर रहे थे, उस इक्वेशन में हम लोग किस किस टाइप के इक्वेशन सॉल्व करते हैं वो मैंने आपको क्लास में बताया था, ठीक है। तो 4 टाइप तक हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया था कि 4 टाइप के प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। उसी में एक और टाइप ऐड कर लो, टाइप 5, ठीक है। तो टाइप 4 तक हम लोगों ने कर लिया था। टाइप 5 लिख लो, जो अभी तुमने ये 29 नंबर क्वेश्चन पूछा है, सेम उसी टाइप, ये इस टाइप में आता है, ठीक है। तो लिख लो ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन देख लो ऑफ द फॉर्म a sin x, है ना, a sin थीटा प्लस, और x कर लो, x के टर्म में सॉल्व करेंगे, a sin x प्लस b cos x इक्वल टू c। देखो ये इसी फॉर्मेट का है, ऊपर वाला जो 29 नंबर क्वेश्चन है ना, इक्वल टू c। तो ऐसा अगर होता है तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, दिस ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन ऑफ द फॉर्म दिस कैन बी, लिख लो, कैन बी सॉल्व्ड बाय, है ना। लास्ट क्लास में भी आपको पहले ये भी चीज मैंने डिस्कस किया था आपके साथ, सॉल्व्ड बाय डिवाइडिंग बोथ दिस साइड बाय √a² + b², ठीक है। पहले भी आपको इक्वेशन लिखने के लिए बताया होगा, है ना। वहां पे जो आपका साइन थीटा प्लस अल्फा वाला टर्म बना था, याद होगा, जहां पे हमने मैक्सिमा मिनिमा लिया था, हमने सेम मेथड यूज किया था, ठीक है। तो अगर इस टाइप का कोई फॉर्मेट था, हमें कैसे सॉल्व करना है इसको, सिंपली आपको a² + b² से इसको डिवाइड करके सॉल्व करना है, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, देखो साइन थीटा sin x + cos x, ठीक है, sin x + cos x इक्वल टू √2 है, ठीक है। तो यहां पे a और b की वैल्यू कितनी है, यहां पे आपको a और b की वैल्यू कितनी दिखाई दे रही है, 1 1 दिखाई दे रहा है ना। तो हमें करना क्या होगा, देखो ये इसी फॉर्मेट का है, a sin x + b cos x फॉर्मेट का है ना, a sin x + b cos x। और यहां पे ये ध्यान रखना, यहां पे प्लस हो माइनस हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। प्लस माइनस कुछ भी हो, सेम ही टाइप से हमें सॉल्व करना है। और मैक्सिमा मिनिमा वाले पार्ट में भी प्लस माइनस कुछ भी हो, मैक्सिमा मिनिमा आपका उसी फॉर्मेट का लाई करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस माइनस कुछ भी हो, आप दोनों के लिए सेम मेथड यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस है तो कोई दिक्कत नहीं है। हमें इसको किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 1/√2 से, है ना। √2 इसका a² + b² की वैल्यू कितनी होगी, देखो
√2, तो दोनों तरफ आप क्या करो, √2 से डिवाइड कर दो, ठीक है। और √2 से डिवाइड करोगे तो ये बेसिकली क्या बन जाता है आपका, देखो, और इस 1/√2 को आप क्या लिख सकते हो, है ना, देखो 1/√2 की वैल्यू हमें पता है, ठीक है, देखो 1/√2 की वैल्यू आपको पता है, 1/√2 किसकी वैल्यू होती है, तो आपके साइन 45 डिग्री की वैल्यू भी 1/√2 होता है, cos 45 डिग्री की वैल्यू भी 1/√2 होती है ना, तो हमें 1/√2 की वैल्यू पता है, इसलिए हम cos 45 और sin 45 यूज कर लेंगे। डिपेंड करता है आप किस पे यूज कर रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। मैं sin x और इसको मैं cos π/4 लिख रहा हूं, ठीक है। आप sin π/4 भी लिख सकते हो, तो फॉर्मूला आपका किस में बन जाएगा, cos x माइनस π/4 में बन जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं साइन में बना रहा हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे, दोनों से आपका सेम आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो देखो sin π/4 = 1, तो ये हमारा क्या बन गया, साइन ऑफ x प्लस π/4 = 1 बन गया, है ना। अगर आप इसको cos लिख दोगे, है ना, सॉरी, इस वाले को अगर आप sin π/4 लिख दोगे तो ये फॉर्मूला आपका किस में बन जाएगा, cos x माइनस π/4 में बन जाएगा, ठीक है। तो उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों से आपका सेम आंसर आएगा, ठीक है। आपको याद है लास्ट क्लास में बताया था कि आपको फॉर्मेट देखने में बस डिफरेंट लग सकता है, लेकिन आंसर आपका सेम ही होगा। और हमें इसका जनरल सॉल्यूशन लिखना है, तो इस वाले पार्ट को मैं क्या मान लूंगा, एक अदर वेरिएबल थीटा मान लूंगा, और इसका हमें सॉल्यूशन लिखना आता है, याद है, इसका हम सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं, तो इस वाले पार्ट का सॉल्यूशन क्या हो जाएगा हमारे पास, है ना, थीटा हम क्या लिखेंगे, n पाई प्लस -1 to n, और 1 किस पे मिलता है आपको, π/2 पे, तो एक वैल्यू मैंने π/2 ले ली। अब थीटा के जगह पे क्या पुट कर देंगे हम, x प्लस π/4, तो x प्लस π/4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, n पाई प्लस -1/2, तो x हमारा यहां से कितना आ गया सॉल्यूशन, n पाई प्लस -1 to n by π/2 माइनस π/4, है ना, और n बिलोंग टू z, तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। सिंप्लीफाई कर सकते हो कुछ कुछ वैल्यू के लिए, आप निकाल के देख सकते हो, क्लियर है। कॉस में भी आप जनरल फॉर्मेट, बस आपको ये ध्यान रखना है कि कॉस वाले में कॉस का जनरल फॉर्मेट या लिखेंगे, साइन वाले में साइन का जनरल फॉर्मेट लिखेंगे, क्लियर है ये, ठीक है। अभी जो क्वेश्चन नंबर 29 था, देखो ये सेम उसी टाइप का है। 29 नंबर क्वेश्चन क्या था आपके पास, 29 नंबर क्वेश्चन था आपके पास √3 - 1 cos थीटा, ठीक है। तो देखो मैं फिर से लिख रहा हूं, √3 - 1 cos थीटा प्लस √3 + 1 sin थीटा = 2 था, है ना, यही क्वेश्चन था, है कि नहीं, यही क्वेश्चन था। अब देखो अब हमें इसको सॉल्व करना है, तो ये देखो सेम उसी फॉर्मेट का है, a cos x प्लस b sin x फॉर्मेट का, है ना। तो मैं क्या करूंगा, इसको मैं क्या मान लूंगा, a, और इसको मैं b, है ना। तो आप जो हिंट में दिया हुआ उसको आप छोड़ दो, यहां पे देखो मैं इसको √3 - 1 को a मान ले रहा हूं, ठीक है, और √3 + 1 को मैं b मान रहा हूं, ठीक है। तो आप कैलकुलेट करो, a² प्लस b² की वैल्यू कितनी होती है, बाद में हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, ठीक है। तो a² प्लस b² की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो √3 - 1 का होल स्क्वायर प्लस √3 + 1 का होल स्क्वायर, यहां से कितना आ जाएगा आपका 3 + 1 -2 √3 और 3 + 1 प्लस √3, है ना, दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना हो गया 4 8 हो गया। तो a² प्लस b² की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, 8 आ गई। सबको समझ में आ रहा है। और एक्चुअली में हमें कैलकुलेट क्या करना होता है, a² प्लस b² कैलकुलेट करना होता है। तो a² प्लस b² की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √2। इसका मतलब हमें पूरे इक्वेशन को क्या करना है, 2√2 से डिवाइड करना है। तो देखो मैंने 2√2 से डिवाइड कर दिया, कोई प्रॉब्लम है किसी को यहां तक बताओ, है ना। तो देखो हमारा इक्वेशन अब क्या बन गया, अब हमें ये पता है, ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है सबको, ठीक है। अब हमें पता है कि ये जो क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी कोई ना कोई एंगल तो होगा ही, है कि नहीं, इसमें किसी को कोई डाउट है क्या कि ये कोई एंगल नहीं होगा, ये कोई ना कोई एंगल का वैल्यू हमें देगा ही, बस हमें वो एंगल नहीं पता है ना। बस प्रॉब्लम यहां पे ये है कि हमें एंगल नहीं पता है। जैसे जस्ट ऊपर वाले क्वेश्चन में देखो कि हमने 1/√2 से डिवाइड किया था, तो हमें इस एंगल की वैल्यू π/4 पता थी, है कि नहीं, यहां पे देखो π/4 पता थी, लेकिन हमें यहाँ ये चीज पता है क्योंकि हमने स्क्वायर रूट से डिवाइड किया, तो ये क्वांटिटी तो 1 से कम होगा ही, है ना, ये दोनों क्वांटिटी 1 से कम है क्योंकि हमने स्क्वायर रूट से स्क्वायर से डिवाइड किया है, ठीक है।
तो कितना डिग्री है हमें नहीं पता, ठीक है, क्योंकि अगर आपको जस्ट एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाएगा तो आप अचानक से नहीं बोल पाओगे कि ये 15 डिग्री है ना, क्योंकि हमें ये सब वैल्यू याद नहीं रहती है और याद भी नहीं करना है। क्लियर है, समझ में आ रहा है? तो हमें करना क्या है कि देखो हम इस वाले पार्ट को मान लेंगे कि ये कोई ना कोई एक एंगल हमने अल्फा एज्यूम कर लिया, ठीक है। मैं क्या मान लेता हूं इसको कि साइन अल्फा की वैल्यू √3 - 1/2 है। मान सकते हैं क्या, एज्यूम कर सकते हैं क्या? हमने क्या एज्यूम किया समझ में आ रहा है? ये मैंने एज्यूम किया क्योंकि ये वैल्यू 1 से कम है तो अल्फा की किसी न किसी वैल्यू के लिए हमें ये क्वांटिटी मिलेगा ही। क्लियर है कि नहीं? अब देखो है ना, अभी मैं एज्यूम करके नहीं चल रहा हूं कि ये वैल्यू कितनी है, π/12 है, 15 है, कितना है वो मुझे कुछ नहीं पता, तो मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूं वो चीज देखो आप, है ना। तो हमें ये पता है कि ये क्वांटिटी 1 से कम है, तो मैंने एक एंगल अल्फा एज्यूम कर लिया और मान लिया कि साइन अल्फा इक्वल टू हमें क्या देने वाला है, √3 - 1/2 देने वाला है। यहां तक किसी को डाउट नहीं है? अब देखो फिर से हमें रेशियो मिल रहा है, तो आप इसको ट्रायंगल में तो कन्वर्ट कर ही सकते हैं, है ना। तो ये वाला पॉइंट कितना दे देगा आपको, √3 - 1, और ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा, 2√2। ठीक है, अब अगर आपको ये बेस निकालना है, इस वाले एंगल को मैं अल्फा मान रहा हूं, तो अगर आपको बेस निकालना होगा तो आपको क्या करना होगा, 2√2 का होल स्क्वायर माइनस √3 - 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आप चेक करके देखना, है ना, इसका हम स्क्वायर रूट लेंगे तो आप इसको चेक करके देखना ये कितना मिलेगा आपको, √3 + 1 मिलेगा। ठीक है, आप चेक करके देख लेना एक बार, है ना। और यही चीज तो हमने यहां पे किया था, देखो यहां पे हमने यही चीज तो किया था, है ना। तो √3 + 1, √3 - 1 का स्क्वायर कितना मिल जाएगा इसका, यानी ये अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई, ये हो गई। और अगर हमें साइन अल्फा पता है तो मैं कॉस अल्फा भी लिख सकता हूं, और कॉस अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3 + 1/2√2। यहां तक सबको क्लियर है क्या? देखो यहां पे जो ये वाला पार्ट था ये मेरा साइन अल्फा हो गया और ये वाला पार्ट बाय डिफॉल्ट मेरा कॉस अल्फा बन गया। क्लियर है ना। अब देखो अगर मैंने साइन अल्फा और कॉस अल्फा मान लिया है तो अब मैं इसी इक्वेशन को जब सॉल्व करूंगा तो कैसे लिखूंगा, इस वाले पार्ट को देखो मैं यहां से लिख रहा हूं साइन अल्फा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस अल्फा इंटू साइन थीटा इक्वल टू 1/√2। क्लियर है क्या? यहां तक किसी को डाउट है? कोई डाउट नहीं है। और ये फॉर्मूला हमारा क्या बन गया फिर से, साइन थीटा प्लस अल्फा इक्वल टू 1/√2, और 1/√2 को मैं क्या लिख दूंगा, साइन π/4, है ना। इस वाले एंगल को मैं फिर से एक अदर वेरिएबल पहले चूज कर लूंगा मैं, है ना, क्योंकि डबल एंगल आ रहा है, दो एंगल यहां पे आ रहा है, तो इस वाले को मान लो मैंने यहां पे x मान लिया, तो साइन x इक्वल टू कितना आ गया हमारा, साइन π/4। समझ में आ रहा है? तो अब मैं इसका जनरल सॉल्यूशन तो लिख ही सकता हूं। जनरल सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, n पाई प्लस -1 इंटू π/4। यहां तक किसी को कोई डाउट है? n बिलोंग टू z में। क्लियर है? और यहां से देखो x की जगह पर मैं फिर क्या पुट कर दूंगा, थीटा प्लस अल्फा, और थीटा प्लस अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, n पाई प्लस -1 π/4, है ना। तो हमें एक्चुअली में थीटा कैलकुलेट करना था, तो थीटा हमारा कितना हो जाएगा, प्लस -1 इंटू π/4 माइनस अल्फा, है ना, और n बिलोंग टू z। ठीक है, यहां तक मेरा आंसर आ गया। ठीक है, आप देखो अब मैं अल्फा एंगल कैसे निकालूंगा वो एक थोड़ा सा सोचने वाला बात है। फिर से वही चीज आता है यहां पे कि अगर आप अल्फा कैलकुलेट कर सकते हो या नहीं उस पर डिपेंड करता है। ठीक ना, तो देखो मैंने साइन अल्फा किसको माना था, √3 - 1/2√2 को माना था, है ना। तो अल्फा की वैल्यू आप साइड में यहां पे क्या लिख सकते हो, साइन इनवर्स √3 - 1/2√2 भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। यहां तक भी अगर आप लिख के छोड़ दोगे तो भी आपका आंसर क्या है, करेक्ट है। लेकिन इस पर्टिकुलर केस में, है ना, इस पर्टिकुलर केस में, है ना, ये एक पर्टिकुलर टाइप का एग्जांपल है जहां पे आपको साइन अल्फा की वैल्यू आपको दी हुई है ना। तो साइन अल्फा हमारे पास कितना है, 2√3, और कॉस अल्फा हमारा क्या है, √3 + 1/2√2, है ना। दोनों को आप डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, tan अल्फा। तो tan अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस माइनस √3 + 1। क्लियर है ना। और लास्ट क्लास में आपको मैंने बताया था, है ना, यहां पे देखो tan अल्फा इक्वल टू, मैं इसको क्या लिख सकता हूं, देखो √3 - 1/1 + √3 में लिख सकता हूं, है ना।
और √3 हमें पता है किसकी वैल्यू होती है, tan पाई बाई 3 की वैल्यू होती है, याद है, tan 60 डिग्री। और 1 को मैं क्या लिखूंगा, -tan पाई बाई 4, है ना। लास्ट क्लास में भी सेम टाइप का क्वेश्चन किया था मैंने। और देखो 1 + tan पाई बाई 4 इंटू tan पाई बाई 3 में लिख सकता हूं, है ना, क्योंकि ये सारी वैल्यू हमें पता होती है ना। तो इस पर्टिकुलर केस में क्योंकि √3 की वैल्यू हमें पता है तो मैं ये लिख सकता हूं। और ये एक्चुअली में क्या बन गया आपका, tan पाई बाई 3 माइनस tan पाई बाई 4, है ना। तो देखो tan अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई, ये वाली वैल्यू। तो अल्फा की वैल्यू आप यहां से डायरेक्टली कितनी लिख सकते हो, पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 4, और ये वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, पाई बाई 12 के। तो अल्फा की वैल्यू एक्चुअली में क्या है, पाई बाई 4 के इक्वल है। तो इसी को आप थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकते हो, n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n इंटू पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 12, है ना, और n बिलोंग टू z। क्लियर है। तो हमने ये चीज यहां पे लिख दिया, ठीक है। तो यहां पे ये इस तरीके से भी आप लिख सकते हो। अगर आपको मान लो कि अल्फा की वैल्यू हमें पता नहीं होती तो मैं इसको इस तरीके से भी छोड़ सकता था, है कि नहीं। तो ये चीज बस आप ध्यान रखना कि इसको ऐसे हमें सॉल्व करना होता है, ठीक है। बाकी सारा क्वेश्चन आपको और मिलेगा इसी टाइप का, तो वहां पे आप और क्वेश्चन समझ सकते हो। क्लियर है, अब समझ में आ गया सुप्रजीत, अब्दुल, क्लियर है, कर पाओगे अब, ठीक है। एक और टाइप का हमारे पास क्वेश्चन होता है ट्रिगोनोमेट्री में ही, है ना, ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन में टाइप 6, ठीक है। तो टाइप 6 में देखो, टाइप 6 हमारा किस टाइप का क्वेश्चन होगा, लिख लो, ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन, ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन, ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, सम फंक्शन होगा और यहां पे आपके पास साइन थीटा प्लस माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू 0, समथिंग इस टाइप का कुछ फंक्शन होगा, ठीक है। देख लो कैसा है, वेयर, है ना, वेयर f ऑफ x कॉमा वाई, है ना, वेयर f ऑफ x कॉमा वाई इज अ पॉलिनोमियल, ठीक है। दिस कैन बी, लिखते जाओ पहले फिर मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। दिस कैन बी सॉल्व्ड बाय, दिस कैन बी सॉल्व्ड बाय द सब्स्टिट्यूशन, सॉल्व्ड बाय द सब्स्टिट्यूशन साइन x प्लस माइनस कॉस थीटा इक्वल टू t, है ना, सम कांस्टेंट t। तो देखो यहां पे मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि आपका जो इक्वेशन होगा यहां पे, है ना, इस पर्टिकुलर केस में अगर आप इक्वेशन देखोगे तो आपका इक्वेशन कुछ इस फॉर्मेट का होगा, है ना। और इस फॉर्मेट का मतलब क्या है कि आपके पास जो इक्वेशन होगा उसमें कहीं ना कहीं साइन x प्लस कॉस x का टर्म होगा और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का टर्म होगा। क्लियर है कि नहीं, है ना। तो ये लिखने का मतलब यही है कि आपका जो फंक्शन होगा, जो आपका इक्वेशन दिया होगा उसमें कहीं ना कहीं साइन थीटा प्लस माइनस कॉस थीटा का टर्म होगा या साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, दोनों का टर्म होना चाहिए, है ना। तो इस फॉर्मेट का होगा तो हमें ये मेथड अप्लाई करना है, ठीक है। देख लो, जैसे एग्जांपल के थ्रू अगर मैं समझाने का ट्राई करूं आपको, मान लो हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है साइन x, देख लो, साइन x प्लस कॉस x इक्वल टू 1 प्लस साइन x इंटू कॉस x, है ना। ये हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है। तो देखो यहां पे इस वाले क्वेश्चन में क्या है, इस वाले क्वेश्चन में देखो साइन x प्लस कॉस x का टर्म है और साइन x इंटू कॉस x का टर्म है ना। साइन x इंटू कॉस x का टर्म है और साइन x इंटू इसका टर्म है, ठीक है। एक ही वेरिएबल ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, थीटा ही होगा, फर्क नहीं पड़ता थीटा है या एक्स है, कोई भी एक चीज टर्म ले लो। ऊपर में क्या लिया है, ऊपर में थीटा लिया हुआ तो इसको थीटा कर लो, ठीक है। तो देखो यहां पे
साइन एक्स का टर्म है और इधर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का टर्म है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स है। तो इस वाले क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना होगा तो आप क्या करोगे, आप सिंपली इसमें साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का जो टर्म है इसको आप क्या करो, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स के टर्म को आप टी सब्स्टिट्यूट कर दो। क्लियर है? साइन एक्स प्लस कॉस एक्स के टर्म को आप क्या करोगे, टी सब्स्टिट्यूट कर दोगे, है ना। और ये टी सब्स्टिट्यूट करने के बाद, है ना, इसको आप एज्यूम कर लो, लेट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल टू टी। और इसके बाद आप क्या करो, इसको स्क्वायर कर दो, है ना। और इसके बाद इसको क्या करना है, हमें स्क्वायर करना है। तो स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, आपको अब ये समझ में आ रहा होगा कि स्क्वायर करने से फायदा क्या होगा हमारा। तो देखो, इसको स्क्वायर करोगे तो ये टी स्क्वायर हो जाएगा, और इसको स्क्वायर करोगे तो ये क्या मिल जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ये समझ में आया क्या, इक्वल टू टी स्क्वायर। और देखो, साइन एक्स प्लस माइनस कॉस कुछ भी हो, हमेशा आपका ये टर्म जनरेट होगा, है ना। और ये वैल्यू किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। दिख रहा है क्या सबको, इक्वल टू टी स्क्वायर। और यहां से देखो, आप साइन एक्स इंटू कॉस एक्स की वैल्यू निकाल सकते हो टी के टर्म में। कितना हो गया, टी स्क्वायर माइनस 1/2। क्लियर है यहां तक, टी स्क्वायर माइनस 1/2। अब देखो, जो हमारे पास ओरिजिनल क्वेश्चन था, इस वाले क्वेश्चन में सबको टी से सब्स्टिट्यूट करते हैं, ठीक है। तो यहां पे देखो, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स की वैल्यू तो हमने ऑलरेडी पहले टी एज्यूम किया हुआ था, है कि ना। साइन एक्स प्लस कॉस की वैल्यू हमने तो ऑलरेडी पहले टी सब्स्टिट्यूट किया हुआ था। तो इस वाले इक्वेशन को अगर आप लिखोगे तो क्या होगा, टी इक्वल टू 1 प्लस और साइन एक्स इंटू कॉस एक्स की वैल्यू देखो हमने यहां पे कैलकुलेट किया, तो ये किसके इक्वल होगा, टी स्क्वायर माइनस 1/2। और देखो, टी में सिंपल सा क्वाड्रेटिक हमारे पास यहां फॉर्म हो गया, है ना। तो आप इसको सॉल्व कर लो बस, प्लस टी स्क्वायर माइनस 1, है ना। तो इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा, देखो, टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1 इक्वल टू 0, है ना। और इस पर्टिकुलर केस में देखो हमारे पास क्या आ गया, t माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। और यहां से हम क्या लिख सकते हैं, t, है ना। यहां से आप डायरेक्टली क्या निकाल पाओगे, t इक्वल टू 1। क्लियर है। और हमें एक्चुअली में t में आंसर नहीं निकालना है, किसमें आंसर निकालना है, x के टर्म में। तो t हमने किसको एज्यूम किया था, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को। तो t के जगह पे फिर से आप क्या पुट कर दो, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स की वैल्यू पुट कर दो, है ना। तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल टू 1। क्लियर है। और इस वाले इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है, ये किस टाइप का क्वेश्चन हो गया, ये वाला क्वेश्चन किस टाइप का हो गया, टाइप 5 का, है ना। जस्ट अभी हमने किया है, ये किस टाइप का क्वेश्चन हो गया, टाइप 5 का, है ना। और ये टाइप 5 का है तो हमें क्या करना है, इसको 1/√2 से डिवाइड करना है। समझ में आ रहा है, tan x 1/√ cos x इक्वल टू 1/√2। और इसके आगे आपको सॉल्व करना होता है, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं इसके आगे, x प्लस π/4 इक्वल टू साइन π/4, है ना। और यहां से मैं जनरल सॉल्यूशन कैसे लिखूंगा, इसको मैं एक एंगल थीटा एज्यूम कर लूंगा, है ना। तो ये थीटा हो जाएगा, तो पहले थीटा मानने के बाद मैं इसका जनरल सॉल्यूशन लिखूंगा, है ना। तो ये मेरा साइन थीटा इक्वल टू साइन π/4 हो गया, है ना। तो यहां से देखो, जनरल सॉल्यूशन में क्या लिखूंगा, थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n इंटू π/4। और थीटा की जगह पे फिर से आप क्या पुट कर दो, x प्लस π/4। तो x प्लस, बाकी सारा प्रोसेस वही है ना, माइनस 1 टू द पावर n इंटू π/4, है ना। n बिलोंग टू z है। और यहां से x की वैल्यू आप क्या लिख पाओगे, n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n इंटू π/4 माइनस π/4, है ना। और ये n बिलोंग टू z हो गया। यहां तक क्लियर है सबको। अब देखो, यहां तक भी आप छोड़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहां तक भी आपका आंसर सही है। लेकिन देखो, यहां पे मुझे दोनों एंगल सेम टाइप का दिख रहा है ना, ये भी π/4 है, ये भी π/4 है। तो इसको मैं बस थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकता हूं। अगर आप n की वैल्यू, है ना, n अगर आप कोई इवन नंबर लेते हो, क्लियर है, अगर n की वैल्यू अगर आप कोई इवन नंबर चूज कर लोगे तो क्या हो जाएगा, अगर n की वैल्यू अगर आप इवन नंबर चूज कर लोगे तो क्या हो जाएगा आपका, देख पा रहे हो क्या यहां पे, है ना। यहां पे देखो, ये वाला पार्ट जो है आपका -1 टू द पावर n, ये -1 टू द पावर n जो है, ये -1 टू द पावर n की वैल्यू क्या हो सकती है, -1 टू द पावर n की वैल्यू या तो 1 होगा या -1 होगा। समझ में आ रहा है क्या,
-1 कब होगा? जब n आपका इवन होगा। -1 कब देगा? जब n आपका ऑड होगा। और n हमारा क्या है? z में कोई नंबर है। क्लियर है? तो देखो इसी चीज को मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके लिख सकता हूं इस तरीके से। अगर मैं n को ऑड इवन में ब्रेक कर दूं तो अगर मैं n इवन नंबर लेता हूं और n ऑड नंबर लेता हूं, तो n अगर आपका इवन नंबर होगा तो ये वाला पार्ट क्या दे देगा आपको? 1 दे देगा, है ना। और 1 दे देगा तो ये दोनों टर्म आपका क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। दिख रहा है? ये दोनों टर्म आपका क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो कैंसिल कर दोगे तो ये वाला पार्ट आपका यहां से क्या दे देगा? आपका n पाई आंसर दे देगा। और n की वैल्यू अगर ऑड लोगे तो ये वाला पार्ट माइनस देगा और माइनस माइनस मिलके क्या बन जाएगा? -π/2। तो आप इस तरीके से भी आंसर लिख सकते हो। बस थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्म में है, बाकी क्या करना है आपको पता है। ठीक है, यहां तक भी अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा तो यहां तक भी अगर आप छोड़ दोगे तो भी आपका आंसर क्या है? सही है। लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में वो थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके आपको ऑप्शन में दे सकता है इस तरीके से। तो आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए इस टाइप से कि n ऑड इवन से हमारा क्वेश्चन किस तरीके से हो रहा है। क्लियर है ना। तो ये हमने 5-6 टाइप के क्वेश्चन किए, है ना। और इस टाइप के क्वेश्चन आपको और शीट वगैरह में मिलेगा करने के लिए, तो वहां पे जब आप करोगे तो आपको थोड़ा सा और बेटर आइडिया मिलेगा करने के लिए, है ना। तो वहां पे जब करना तो आपको सॉल्व करोगे तो आपको आइडिया मिलता जाएगा। ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना है कि इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए हमें इस तरीके से प्रोसीड करना होता है। इस टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि सारा क्वेश्चन इसी टाइप में हो, इसके अलावा भी बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन आपको करने को मिलेगा, है ना। बुक्स में जब आप कोई और बुक फॉलो करोगे या प्रैक्टिस शीट आपको मिलेगा तो उसमें भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो इसमें से किसी टाइप में नहीं होगा, है ना। तो वहां पे आपको थोड़ा सा और अपने तरफ से आपको सोचना है, अपना तरफ से थोड़ा सा एनालिटिकली होना है आपको, है ना। कुछ आप सोचो कि इसमें और क्या क्या कर सकते हैं। आप सब कुछ पढ़ चुके हो, बस यूज उसी में से कुछ पार्ट को करना है ना। तो वो सब चीजें आप धीरे धीरे करके सीखते जाओगे। ठीक है। एक चीज बस आप ये ध्यान रखना कि जरूरत अगर नहीं हो, है ना, जरूरत अगर नहीं हो तो कभी भी आप चीजों को स्क्वायर रूट मत करना, स्क्वायर मत करना इक्वेशन में, है ना। इस वाले पार्ट में आप ये ध्यान रखना कि अगर जरूरत नहीं, अगर जरूरत होगी तो करेंगे ही, ऐसा नहीं कि नहीं करना है, लेकिन हमें अवॉइड करना है इन सब चीजों को कि कभी भी आपको इक्वेशन को स्क्वायर करने की जरूरत नहीं पड़े, है ना। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जब हम स्क्वायर करते हैं तो क्या होता है? रूट हमारा इंक्रीज कर जाता है ना। अगर आप स्क्वायर रूट लेते हो तो रूट आपका डिक्रीज कर जाता है ना। तो उस केसेस में अगर आपको किसी जगह पे ऐसा कुछ करने की जरूरत पड़े तो बाद में आपको क्रॉस चेक करके देखना भी पड़ेगा, है ना। तो इस 2 पॉइंट को ध्यान रखना। बाकी आप सारा क्वेश्चन कर ही सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। बाकी कभी कभी ट्रिगोनोमेट्रिक में इनइक्वालिटी भी आ जाता है आपका, है ना। तो ट्रिगोनोमेट्रिक इनइक्वालिटी कुछ देख लेते हैं, है ना। तो इनइक्वालिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। जैसे आप इक्वालिटी सॉल्व करते हो सेम उसी टाइप से अगर आपको सॉल्व करना है, ठीक है। बस हमें करना क्या है कि जनरलाइज फॉर्मेट में लिखना सीखना है। ठीक है। जैसे मान लो अभी देखो सही आ रहा है क्या? अभी सही है? ठीक है। हाँ, तो मैं ये बोल रहा था कि ट्रिगोनोमेट्रिक इनइक्वालिटी में, है ना, इनइक्वालिटी के क्वेश्चन हमें कैसे करने हैं, है ना। तो इनइक्वालिटी में हमें ये देखना है कि आपको इनइक्वालिटी दिया हुआ है क्या, है ना। जैसे मान लो कि मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं एग्जांपल के लिए, sin x ग्रेटर देन 0, है ना। तो sin x अगर हमें बस ग्रेटर देन 0 है तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, है ना। तो ये चीज हमें सोचना है। तो आपको ग्राफ से पता है ना। अगर sin x का अगर आपको ग्राफ याद है तो आप इस चीज को इजीली देख सकते हो कि sin x अगर कोई हमें ग्रेटर देन 0 बोलता है तो हमें देखो इस टाइप का टर्म मिलने वाला है ना। और अगर आप इसके पार्ट की बात करोगे कि हमें आंसर कहां से कहां लिखना होगा, तो हमें ये वाला पार्ट बस आंसर करना है ना। ये वाला पार्ट कहां से कहां तक है? 0 से पाई तक है। ये वाला पार्ट कहां से कहां तक है? पाई से, है ना, सॉरी 2 पाई से लेके 3 पाई तक, है ना। तो आपको ये दिख रहा है कि ग्रेटर देन 0 वाला पार्ट हमारा क्या है? ये वाला पार्ट है। तो हमें करना क्या है कि आप सिंपली क्या करो, जब भी आपको इस टाइप का इक्वेशन सॉल्व करना हो तो आप तो एक ग्राफ से प्लॉट करके देख लो कि हमें कौन कौन सा पार्ट चाहिए। ठीक है। दूसरी चीज, आप sin x इक्वल टू
इनइक्वालिटी को हटा के आप इक्वल टू जीरो वाला पार्ट सॉल्व करो, है ना। और यहां से आपको पता है कि x का सॉल्यूशन क्या आता है प्रिंसिपल रीजन में, है ना। प्रिंसिपल रीजन में सॉल्यूशन क्या आता है, 0 और पाई आता है ना। तो हमें यह पता है कि ग्राफ से कि ये 0 से पाई वाला पार्ट हमारा क्या है, पॉजिटिव होने वाला है। तो हम यहां से x की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, 0 टू पाई ओपन ब्रैकेट। ओपन क्यों लगाया, क्योंकि यहां पे इक्वल टू का साइन नहीं दिया हुआ था। अगर इक्वल टू का साइन देता तो मैं यहां पे क्लोज ब्रैकेट लगा देता, है ना। तो ये मैंने कौन सा सॉल्यूशन लिखा, ये मैंने प्रिंसिपल रीजन में जो मेरा सॉल्यूशन था मैंने बस वही लिखा है ना। ये क्या हमारा प्रिंसिपल रीजन में सॉल्यूशन है। और जब आपको इसी का जनरलाइज फॉर्मेट लिखना होगा तो आप क्या करोगे, बस दोनों एंड पॉइंट में आप क्या करो, 2n पाई ऐड कर दो, है ना। तो इसमें आपको क्या करना है, 2n पाई कॉमा 2n पाई प्लस पाई, है ना। और इसी को थोड़ा सा और आप सिंप्लीफाई फॉर्मेट में लिखोगे तो क्या होगा, x बिलोंग टू 2n पाई कॉमा 2n प्लस 1 इंटू पाई, और n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, z हो जाएगी। क्लियर है। तो ये देखो मैंने इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन, ये मैंने जनरलाइज फॉर्मेट पूरे रियल नंबर में मैंने आंसर लिख दिया, है ना। तो आप सिंपली ग्राफ प्लॉट कर लो और देख लो कि कहां से कहां तक मेरा रीजन आने वाला है। उस रीजन को लिख के आप उसमें बस 2n पाई दोनों तरफ एंड पॉइंट पे आप ऐड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो कि sin x की वैल्यू ग्रेटर देन हाफ दिया हुआ है, ठीक है, sin x ग्रेटर देन हाफ। तो sin x का कर्व तो हमें पता है ना। तो आप क्या करो, सिंपली 0 से 2 पाई में पहले सॉल्व कर लो। 0 से 2 पाई में हाफ कहां पे मिलेगा, है ना। तो हमें पहले सॉल्व किसको करना है, sin x इक्वल टू हाफ को सॉल्व करना है। मान लो यहाँ पे इक्वल टू का साइन भी है ना। तो पहले आप sin x इक्वल टू हाफ सॉल्व करना है ना। इनइक्वालिटी हटा के पहले आप इक्वलिटी लगा दो, और यहां से जब x की वैल्यू सॉल्व करते हैं तो क्या क्या सॉल्यूशन मिलता है, sin x इक्वल टू हाफ का पाई बाई 6 मिलता है और 5 पाई बाई 6 मिलता है। याद होगा आपको, प्रिंसिपल सॉल्यूशन में दो रीजन हमें ये मिला था, है ना। और ये दोनों रीजन कौन कौन सा है, एक ये पाई बाई 6 वाला है और एक ये वाला पॉइंट है 5 पाई बाई 6। और हमें चाहिए क्या, ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 मतलब कौन सा वाला पार्ट चाहिए हमें, ये वाला पार्ट चाहिए। यानी हमारा x कहां से कहां तक लाई करना चाहिए, पाई बाई 6 से 5 पाई बाई 6। तो अगर हमें इनइक्वालिटी सॉल्व करना होगा तो मैं क्या लिखूंगा, x बिलोंग टू पाई बाई 6 कॉमा 5 पाई बाई 6। इक्वल टू का साइन लगा हुआ, यहाँ पे इक्वालिटी है तो हम यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट मैंने यूज कर लिया। क्लियर है। और देखो हमें इसका, ये तो मेरा हो गया प्रिंसिपल रीजन में, है ना। प्रिंसिपल रीजन कहां से कहां लाई करता है, 0 से 2 पाई में। तो मैंने बस 0 से 2 पाई में सॉल्व किया। और इसको हमें अगर जनरलाइज लिखना होगा तो मैं क्या करूंगा, दोनों तरफ 2n पाई में बस ऐड कर दूंगा। तो देखो मैंने 2n पाई बस ऐड कर दिया। तो ये मेरा जनरलाइज सॉल्यूशन हो गया। और यहां पे मैं लिख दूंगा n बिलोंग टू z। क्लियर है। तो इनइक्वालिटी का भी कोई क्वेश्चन हो तो वो भी अब आप कंप्लीट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पहले आप उसको इक्वल टू मान के सॉल्व करो, ठीक ना, इक्वल टू मान के सॉल्व करो और फिर देखो उसको कि उसको हम किस तरीके से कौन से रीजन में हम उसको बाउंड कर सकते हैं ताकि हमारा वो रीजन वाला आंसर आ जाए। ठीक है, तो इस टाइप से आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। आगे भी आपको इनइक्वालिटी के बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे करने के लिए, तो वो वाला पार्ट आप लोग देखना उस टाइम पे, है ना। तो आपको वहां पे बेटर थोड़ा सा आइडिया आपको मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इनइक्वालिटी के क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो मैं ज्यादा इस इनइक्वालिटी वाले पार्ट में नहीं ले रहा हूं, है ना, क्योंकि बहुत ज्यादा नहीं आता है। कहीं कहीं पे आपको आएगा तो वो वाला पार्ट आप ग्राफ से देख के, है ना, ग्राफ से देख के आप ऑलरेडी कर सकते हो। 2n पाई हमने इसलिए ऐड किया क्योंकि 2n पाई में 2n पाई के बाद क्या होता है, इसका एक्चुअली में पीरियड कितने का होता है, 2 पाई का पीरियड होता है। तो हमें पता है कि जो रिजल्ट वो 0 से 2 पाई में देगा वही रिजल्ट वो 2 पाई से 4 पाई में देगा, है ना। यानी 2 पाई के जितने मल्टीपल्स होंगे, है ना, 2 पाई के जितने मल्टीपल्स होंगे उन सारे मल्टीपल्स में आपका आंसर मिलता जाएगा, है ना। तो इसलिए मैं दोनों तरफ क्या करता हूं, 2n पाई हम ऐड कर देते हैं। समझ में आ गया सौमिक, है ना। तो 2n पाई ऐड करने का मतलब ये है कि क्योंकि ये 2 पाई का पीरियड होता है तो वो वही रिजल्ट बार बार आपको अलग अलग इंटरवल में आपका रिपीट करता जाएगा, है ना। तो इसलिए आप सिंपली क्या करो, 2n पाई ऐड करो और क्वेश्चन सॉल्व करो, है ना। मान लो कि कभी कभी किसी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको समझ में नहीं आए, ठीक है, मतलब कि अलग अलग तरीके से वो रिप्रेजेंट करके उसको लिख सकता है ना। आपको पता है कि आंसर ट्रिगोनोमेट्री में एक ही आंसर को लिखने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं,
है ना। तो आपका आंसर कुछ और हो सकता है, तुम्हारे फ्रेंड का आंसर कुछ और हो सकता है ना। हो सकता है जो ऑप्शन में दिया हो वो कुछ और आंसर ही आपको देखने को मिले, है ना। तो कभी आपको इस टाइप से कुछ सिचुएशन मिले कि जब हमें समझ में ना आए कि ये आंसर मेरे आंसर से मैच नहीं कर रहा है तो क्या करना है, तो वहां पे आप सिंपली क्या करोगे, n की वैल्यू 0 पुट कर दोगे, है ना, और देखो कि क्या हमारा, और n इक्वल टू 0 पुट करो और एटलीस्ट आप प्रिंसिपल रीजन में अपना आंसर खोजने का ट्राई करो, ठीक है। प्रिंसिपल रीजन में n की वैल्यू 0 पुट करोगे तो शायद बाय डिफॉल्ट वो प्रिंसिपल रीजन में आ जाता है, लेकिन कभी कभी इस तरीके से डिफाइन किया जाता है कि 0 पुट करने पे वो प्रिंसिपल रीजन में हमारा आंसर नहीं आता है, ठीक है। तो उसके लिए आपको n की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू ट्राई करके देखना पड़ेगा कि कहां पे हमारा आंसर प्रिंसिपल रीजन में आ रहा है। तो सिंपली आपको करना क्या है कि n की कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू आप देखो और प्रिंसिपल रीजन में आप अपने आंसर से मैच करा लो। अगर प्रिंसिपल रीजन में वो आंसर मैच कर रहा है तो आपका सारा आंसर मैच करेगा। क्लियर है। तो ये भी एक मेथड होता है, ये भी एक अलग मेथड है ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को क्रॉस चेक करने का, ठीक है। क्योंकि आप हर बार दूसरे के तरीके से हम आंसर नहीं लिख पाएंगे, है ना। वो जब आंसर लिख रहा होगा तो उसके माइंड में क्या चल रहा होगा वो हमें नहीं पता। तो हमारा जो आंसर निकला है उसके आंसर को उसके आंसर से हम क्रॉस चेक कर सकते हैं, है ना। और क्रॉस चेक करने का तरीका क्या है कि आप प्रिंसिपल रीजन में अपना सॉल्यूशन खोज लो और उस सॉल्यूशन को ऑप्शन में से मैच करा के देख लो कि कौन सा रीजन हमारा प्रिंसिपल रीजन वाले आंसर से मैच कर रहा है, तो हम वहां से अपना आंसर कर सकते हैं। क्लियर है ना। तो ये पार्ट हो गया हमारा ट्रिगोनोमेट्री का, कि हमने ट्रिगोनोमेट्री में जितने भी टाइप थे वो सब कुछ हमने कवर कर लिया। तो ऑलमोस्ट आपका ट्रिगोनोमेट्री सब कुछ कवर हो चुका है। बाकी जो कुछ पार्ट आपका रह गया होगा वो सब कुछ आप लोग क्वेश्चन के थ्रू सीख जाओगे, ठीक है। और ट्रिगोनोमेट्री को बहुत जगह पे यूज किया जाता है ना। तो किसी भी एल्जेब्रिक फंक्शन में वो ट्रिगोनोमेट्री डाल सकता है, लॉग वाले क्वेश्चन में वो ट्रिगोनोमेट्री डाल सकता है, ऑलरेडी आपने देखा होगा बहुत सारे क्वेश्चन में, है ना। तो कैसे सॉल्व करना है बाकी प्रोसेस आपको सब कुछ पता है। अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग टाइप से आपको ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन देखने को मिलेगा, तो वहां पे हम उस तरीके से सॉल्व करेंगे, है ना। तो बाकी सारा पार्ट आप लोग क्वेश्चन के थ्रू सीख जाओगे धीरे धीरे, है ना। तो उसके लिए हमने अभी प्रैक्टिस शीट आपको मिला है, फिर आपको जेई वाला एक शीट भी मिलेगा जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन है। तो उस क्वेश्चन को ट्राई करोगे तो आपको धीरे धीरे करके प्रैक्टिस होता जाएगा, ठीक है। इसी में एक और पार्ट होता है, ठीक है, एक और पार्ट होता है हाइट एंड डिस्टेंस का, ठीक है। हाइट एंड डिस्टेंस भी क्या है, ट्रिगोनोमेट्री का ही एक पार्ट है, ठीक है। और हाइट एंड डिस्टेंस से, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना कि हाइट एंड डिस्टेंस से एक क्वेश्चन जेई में हर बार आता है ना। तो हाइट एंड डिस्टेंस सबसे इजी वाला पार्ट होता है और एक क्वेश्चन वो हर बार डाल ही देता है। तो 4 मार्क्स का क्वेश्चन आपका यहां से श्योर है। और हाइट एंड डिस्टेंस वाला पार्ट आपने कहां पे किया है, क्लास 10th में किया हुआ है। सबने किया है ये क्लास 10th में, क्लास 10th में आप लोगों ने किया है कि नहीं, है ना। तो क्लास 10th में आपका ये पार्ट किया हुआ है ना। तो एक बार उस वाले पार्ट को आप लोग रिवाइज कर लेना कि कैसे कैसे करते हैं। बेसिक आइडिया में बता देता हूं कि यहां पे क्या होता है कि कुछ ऑब्जेक्ट होगा, है ना, हाइट दिया होगा, है ना। जैसे कुछ किसी पार्ट में कुछ ये हाइट दे देता है, ठीक है, और यहां पे कोई व्यूअर खड़ा होता है और ये इसके टॉप को देखता है ना। तो वो पर्टिकुलर एंगल फॉर्म कर रहा होता है थीटा, है ना। और इसका हाइट हमें h दिया हुआ है, तो हमें बताना है कि ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, है ना। तो सिंपली आप ट्रिगोनोमेट्री वाला रेशियो यूज करना है। कहीं पे साइन यूज करना पड़ सकता है, कहीं पे कॉस यूज करना पड़ सकता है ना, कहीं पे टेन यूज करना पड़ सकता है। तो उस हिसाब से आप देख लेना कि मान लो आपको ये रेशियो पता है, अगर ये थीटा है ना, और ये हाइट है, ये बेस है, ये हाइपोटेनस है ना। तो यहां से रेशियो आपको याद है, साइन थीटा क्या होता है h/p, कॉस थीटा क्या होता है b/p, और टेन थीटा क्या होता है h/b, ठीक है। तो ये पार्ट आपने 10th में किया या नहीं, है ना, पढ़ा था। तो एक बार इसको एक बार आप लोग फिर से रिवाइज कर लेना, है ना। पुराने कॉपी में आपको क्वेश्चन मिलेगा बहुत सारा, ऐसा नहीं है ना, ऑलरेडी किया हुआ है। जिसमें ज्यादा कुछ करने का नहीं होता है, आप क्वेश्चन पढ़ोगे। इसका मेन, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का मेन तरीका यही होता है कि आप क्वेश्चन पढ़ो, ठीक है, और क्वेश्चन पढ़ने के बाद आप सिंपली क्या करो, है ना, क्वेश्चन पढ़ने के बाद आप सिंपली उसका फिगर ड्रॉ करो, है ना। इसी ट्रायंगल के फॉर्मेट में, है ना, ट्रायंगल के फॉर्मेट में आपको एक कुछ ना कुछ आपको फिगर आपका ड्रॉ हो जाएगा, ठीक है। और एक बार आप अगर आप फिगर ड्रॉ कर पाओगे तो आप आराम से उसके क्वेश्चन को बस ट्रिगोनोमेट्री रेशियो यूज करके आप क्वेश्चन निकाल सकते हो, है ना। तो इस तरीके से ये चीज होता है। इसमें बस जो 2 चीजें ध्यान रखनी है, वो 2 चीजें ये है
कि इसमें एंगल जो होता है वो एंगल का एक पर्टिकुलर नेम है, ठीक है। तो एंगल का नेमिंग बस देख लो, है ना। इसमें दो टाइप के एंगल का नेम दिया जाता है ना। जैसे मान लो कि अगर कोई यहां पे देखो, एक आपको याद है कि बेस लाइन ड्रॉ करना पड़ता है ना। तो बेस लाइन को हम यहां पे किससे डिनोट करते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन से, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन, तो कहीं पे भी आपका ऑब्जर्वर हो सकता है, ठीक है। तो जहां पे भी आपका ऑब्जर्वर होगा या ऑब्जर्वर का आई होगा, ठीक है। तो मान लेते हैं कि ये मेरा ऑब्जर्वर कहीं भी हो सकता है, मान लेते हैं कि ये मेरा ऑब्जर्वर है, ठीक है। और ऑब्जर्वर के आई को हम ये मान लें कि ये इसका आंख है, ठीक है। और इस आंख से वो कुछ हाइट को देख रहा है, मान लो ये मेरा टावर है और इस टावर को वो शो कर रहा है, ठीक है। तो जब तक ऑब्जर्वर का हाइट नहीं दिया रहे, ऑब्जर्वर मतलब कि जहां से वो देख रहा है, ठीक ना। तो जब तक ऑब्जर्वर का हाइट नहीं दिया रहे तब तक हमें उसके हाइट को कितना मानना है? 0 ही मानना है ना। और हमेशा उसको कहां पे रखना है? हमें ये एज्यूम करना है कि उसका आई जो है वो इसी हॉरिजॉन्टल लाइन पे ही है, ठीक है। तो ये मेरा हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया, ठीक है। तो जब तक वो ऑब्जर्वर का हाइट नहीं बोले, कि अगर मान लो कि कोई आदमी है वो एक बिल्डिंग को देख रहा है ना। तो अगर वो बिल्डिंग को देख रहा है तो ऑब्वियसली उस आदमी का कुछ ना कुछ हाइट होगा ही, है कि नहीं? उस आदमी का हाइट होगा ही, और वो कुछ एंगल से देखेगा तो ये हाइट तो इसका टोटल परफेक्ट हाइट तो हमें नहीं मिल पाएगा, है कि नहीं? तो जब तक इसका हाइट नहीं बोले तब तक हमें ये एज्यूम करना है कि इसका जो हाइट है वो 0 है, यानी जो ऑब्जर्वर का आई है वो इसी हॉरिजॉन्टल लाइन और इस टावर के बेस वाले लाइन पे ही कहीं ना कहीं लाई कर रहा है, ठीक है। अगर हाइट दिया होगा तो आप हाइट एज्यूम करके भी क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। तो यहां से अगर वो ऊपर की तरफ देखता है, ठीक है, यहां से अगर वो ऊपर की तरफ देखता है तो इसको हम क्या बोलते हैं? ठीक है, ये देखो हॉरिजॉन्टल लाइन है और हॉरिजॉन्टल लाइन से अगर वो ऊपर की तरफ देखेगा तो ये एंगल थीटा बनेगा आपका, है ना। और इस एंगल को हम क्या बोलते हैं? इस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ, याद होगा आपको, इसको हम क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ एलिवेशन। इसको हम क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन वर्ड यूज होता है, ठीक है। तो इस वर्ड को आपको समझना है। एंगल ऑफ एलिवेशन किसको बोलते हैं? कि अगर आपका जो ऑब्जर्वर है उस ऑब्जर्वर से अगर उसके आई को अगर हम हॉरिजॉन्टल मान लें, है ना, जहां पे भी ऑब्जर्वर का आई होगा उस आई से अगर वो ऊपर की तरफ देख रहा होगा, ठीक है, उस आई से अगर वो ऊपर, उस हॉरिजॉन्टल लाइन से, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, इससे अगर वो ऊपर की तरफ देख रहा होगा तो उस एंगल को हम क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। यानी अगर कोई आदमी जमीन पे खड़ा होगा और कोई बिल्डिंग को देखेगा तो ऑब्वियसली क्या फॉर्म हो रहा होगा? एंगल ऑफ एलिवेशन फॉर्म हो रहा होगा, है ना। अगर कोई आदमी धरती पे खड़ा है और वो ऊपर की तरफ जहाज को देख रहा है तो क्या फॉर्म होगा? एंगल ऑफ एलिवेशन फॉर्म होगा। समझ में आ रहा है ना। अगर कोई आदमी ऊपर में ट्री को देख रहा है तो क्या फॉर्म होगा? एंगल ऑफ एलिवेशन फॉर्म होगा। अगर कोई आदमी जहाज पे ही है या कोई आदमी बिल्डिंग पे ही खड़ा है पहले से, ठीक है, और वो जमीन पे देख रहा है तो क्या वो ऊपर की तरफ देखेगा? वो कहां देखेगा? नीचे की तरफ देखेगा, ठीक है। तो अगर मान लो कि कोई आदमी ऑलरेडी ऊपर है, हाइट पे ही है, और यहां से अगर वो, ये इसका आई है, ठीक है, तो इस आई को अगर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन ये मान लेता हूं, ठीक है, तो जहां ऑब्जर्वर होगा ये ऑब्जर्वर का आई है ना, जिसको हम ऑब्जर्वर बोल रहे हैं, ठीक है। ये भी हमारा क्या है? ऑब्जर्वर है। तो इस ऑब्जर्वर के आई से हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया? हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया, ठीक है। और इस हॉरिजॉन्टल लाइन से अगर वो नीचे की तरफ देखता है, ठीक है, मतलब क्या हो गया? कि ये ऑब्जर्वर ऑलरेडी मान लो किसी प्लेन में वो ऑलरेडी बैठा हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है? अर्थ है ना। ये हमारा क्या है? अर्थ है, ठीक है। तो अगर ये ऊपर से नीचे की तरफ देखता है तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन बोल रहे हैं, ठीक है। तो उसके आई से जो पास करेगा वो हॉरिजॉन्टल लाइन होगा, और अगर वो नीचे की तरफ देखेगा तो ये एंगल बनेगा, है ना। तो इस एंगल को हम कौन सा एंगल बोलते हैं? ये एंगल हमारा क्या कहलाता है? एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या कहलाता है? एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। तो बस ये दो एंगल का ध्यान रखना कि एंगल का नाम वो दे देता है, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। बाकी सब कुछ वही है, ठीक है। ये हाइट है तो यहां से भी आप हाइट आपको यहां पे दिया होगा,
ठीक है। तो वो हाइट भी आप कैलकुलेट करके, बाकी आप क्वेश्चन करोगे तो आपको ऑलरेडी समझ में आ जाएगा कि हमें क्या करना है, ठीक है। मैं जैसे एग्जांपल के लिए एक क्वेश्चन आपको करके दिखा देता हूं, बाकी मैं एक इस हाइट एंड डिस्टेंस का अलग से एक मैं आपको शीट दे दूंगा, ठीक है। इसमें पढ़ाने के लिए एक्चुअली में कुछ होता नहीं है, तो इसलिए इसको अलग से कुछ ज्यादा डिस्कशन का कोई काम नहीं होता है, ठीक है। तो एक मैं एग्जाम्पल आपको दे देता हूं, उस एग्जाम्पल को आप करना है ना, तो उससे आपको समझ में आ जाएगी क्या है, ठीक है। फ्रॉम अ पॉइंट, ठीक है, बस लैंग्वेज देखना क्या है, फ्रॉम अ पॉइंट, देख लो, फ्रॉम अ पॉइंट 375 मीटर, 375 मीटर अवे फ्रॉम दी, 375 अवे फ्रॉम दी फुट ऑफ दी, फ्रॉम दी फुट ऑफ दी टावर, ठीक है, फ्रॉम दी टावर, द टॉप ऑफ टावर, द टॉप ऑफ टावर, ठीक है, द टॉप ऑफ टावर इज ऑब्जर्व्ड, इज ऑब्जर्व्ड, है ना, इज ऑब्जर्व्ड, ऑब्जर्व्ड एट एन एंगल ऑफ, at an angle of elevation of 45 डिग्री, ठीक है। और बोल रहा है then find the height of the tower, find the height of the tower, find the height of the टावर, ठीक है। तो क्वेश्चन आप ध्यान से देखो, जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन हो तो सबसे पहले आप इस वाले पार्ट में फिगर ड्रॉ करोगे, ठीक है। तो देखो सबसे पहले ये क्या बोल रहा है, एक टावर की बात बोल रहा है, तो साइड में आप एक टावर ड्रॉ कर लो, ठीक है। ये टावर हमारे पास हो गया, ठीक है। अब इस वाले टावर का मैंने ये पॉइंट ए मान लिया, ये पॉइंट बी मान लिया, ये मेरा फुट है ना, और फुट से कितना बोल रहा है, 375 मीटर दूर पे, तो यहां से 375 डिस्टेंस, कुछ भी डिस्टेंस मान लो, ये डिस्टेंस है। यहां पे कोई एक ऑब्जर्वर है, ठीक है। देखो यहां पे ऑब्जर्वर का कहीं भी हाइट नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो ऑब्जर्वर का कहीं हाइट नहीं दिया हुआ है, तो हम क्या लेंगे, यही हमारा ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर के हाइट को हम 0 ले लेंगे, है ना। तो ऑब्जर्वर के हाइट को हमने 0 ले लिया, और यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन बोल रहा है किसका, टॉप ऑफ द टावर का, तो यहां से आप टॉप ऑफ द टावर का एक ये लाइन ड्रॉ कर दो, तो ये एंगल हमारा एलिवेशन बोल रहा है, तो ये हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया, समझ में आ रहा है, ये हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया। तो यहां से ऊपर की तरफ ये हमारा एंगल कितना है, 45 डिग्री है ना, और ये लेंथ कितना है, 375 मीटर है। तो हमें ये हाइट निकालना है। देखो क्या क्या दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ है, बेस दिया हुआ है, तो हम क्या यूज कर लेंगे, tan 45 डिग्री। तो tan 45 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, h/375, और tan 45 कितना होता है, 1, तो h की वैल्यू कितनी हो गई, 375 मीटर, ठीक है। तो ये हाइट एंड डिस्टेंस वाला पार्ट आपका एनसीईआरटी सिलेबस में नहीं है, आपके 11th में सिलेबस नहीं है, लेकिन जेई के सिलेबस में ये क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो ये सिंपल सा एग्जांपल है, बाकी अब मैं आपको अलग से एक शीट दे दूंगा जहां पे आपको ढेर सारे क्वेश्चन उसमें अवेलेबल हैं, तो आपको वो समझ में आ जाएगा, ठीक है। बाकी आप 10th का बुक अगर आपके पास होगा या कहीं से आप ये वाला पार्ट देख सकते हो, तो एक बार उस वाले पार्ट का थ्योरी वाला पार्ट जल्दी से रिवाइज कर लेना, है ना। 5 मिनट का टाइम लगेगा, आपका आंसर, आपका वो पूरा पार्ट रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन इस पार्ट से 4 मार्क्स का क्वेश्चन, इजी सा क्वेश्चन हर बार दे देता है, ठीक है। तो इस वाले पार्ट को हमें इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि 4 मार्क्स का क्वेश्चन आपका हमेशा यहां से अवेलेबल होगा, क्लियर है ना। तो यहां तक करने के बाद आपका ट्रिगोनोमेट्री वाला पार्ट कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो अब आपको नेक्स्ट कल के क्लास के लिए आपको होमवर्क मिल चुका है, ठीक है ना। उस वाले पार्ट में आपको अप टू 52 तक, है ना, अप टू 52 तक सारे क्वेश्चन आप कंप्लीट करो उसका, ठीक है। तो होमवर्क के लिए लिख लो, होमवर्क के लिए प्रैक्टिस शीट में, ठीक है, प्रैक्टिस शीट में अप टू 52 करना, है ना। एनसीईआरटी बुक में किसी को कोई डाउट नहीं है ना। एनसीईआरटी बुक में सबका पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट है, ठीक है। मिसलेनियस तक सारे क्वेश्चन वगैरह कंप्लीट कर लिया है ना। तो ट्रिगोनोमेट्री में मिसलेनियस वाला पार्ट भी कंप्लीट करना है, जिस लोगों ने नहीं किया है
मिसलेनियस वाला पार्ट भी कंप्लीट करो। ठीक है, तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। ठीक है, बाकी शीट आपको मिलेगा तो वहां पे और प्रैक्टिस करेंगे हम लोग। ठीक है, कल भी क्लास होगा। ठीक है, तो कल हम लोग एक छोटा सा पार्ट है मैथमेटिकल इंडक्शन। ठीक है, तो उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता है, थ्योरेटिकल पार्ट ज्यादा है। ठीक है, तो बस आपको समझना है क्या करना है, और कुछ 2-4 क्वेश्चन मैं बता दूंगा ताकि आपको एटलीस्ट बोर्ड के क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है, तो बोर्ड के क्वेश्चन के लिए पढ़ना है, वरना उस चैप्टर से कोई क्वेश्चन ऐसे जनरली आता नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग मैथमेटिकल इंडक्शन का एक लेक्चर कर लेंगे और वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा, है ना। तो कल और परसों में आपका ये पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, तब तक आपका शीट डिस्कशन भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो जल्दी से आप ट्राई करो कि 52 से आगे तक भी अगर आपके पास टाइम है तो आप कम टाइम निकाल के कंप्लीट करते जाओ। ठीक है, परसों के लिए आपका पूरा शीट ये डिस्कशन हो जाएगा। ठीक है, तो कल हम लोग इंडक्शन वाला पार्ट थोड़ा सा कर लेते हैं, तो आपका ये वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो फिर हम लोग मिलते हैं आगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप ये शीट वगैरह कंप्लीट करते रहो। ओके, चलो बाय।